हाय फोक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी हम लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ओके, देखते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ रखा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जिनसे डिमांड चेंज होती है। कौन कौन से थे? एक तो उसकी खुद की प्राइस थी, एक रिलेटेड गुड्स की प्राइस थी, कंज्यूमर की इनकम थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस थे। ये सब हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है और कई बार रिपीट हो चुका है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमने ये चैप्टर शुरू किया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने सिर्फ, वैसे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके से निकाली जा सकती है: प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। मतलब जब गुड्स की खुद की प्राइस में कोई चेंज होगा, रिलेटेड गुड्स की की प्राइस में कोई चेंज होगा, या फिर कंज्यूमर इनकम में कोई चेंज आएगा। इनमें चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिस्पॉन्सिव चेंज आएगा, उस रिस्पॉन्सिव चेंज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, उसमें से दो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी हमारे सिलेबस में है, और प्राइस इलास्टिसिटी में भी हम पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी? रेशो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या यू कैन से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारी होती है प्राइस इलास्टिसिटी। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लिखा है, और मैं ये पूरा आपको वहां से कैरी करके लाया हूं सिर्फ इसलिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में केवल प्राइस इलास्टिसिटी ही हमारे सिलेबस में थी। सिर्फ ये बात याद दिलाने के लिए मैं यहां तक लेके आया हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या चेंज इन प्राइस, देखो प्राइस इलास्टिसिटी थी इसलिए यहां से शुरू कर रहा है। क्या चेंज इन प्राइस एक जैसा इंपैक्ट डालती है क्वांटिटी डिमांड पे? नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा चेंज इन प्राइस अलग अलग तरीके से इंपैक्ट डाल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है आपको सिचुएशन मिले परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक सिचुएशन का मतलब है स्मॉल सा चेंज भी, स्मॉल सा चेंज इन प्राइस, if we take a small change in price or we consider a small change in price, huge change in quantity demanded will get resulted. So अगर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस, ये है परफेक्ट इलास्टिक सिचुएशन। परफेक्ट इन इलास्टिक पड़ी, प्राइस में कुछ भी चेंज करो पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये दूसरी सिचुएशन थी। एक थी यूनिटरी इलास्टिक, जहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पड़ा था, जिसमें हमने कहा था अगर 10% चेंज आ रहा है प्राइस में तो सेम इक्वल चेंज आएगा किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में, पर ऑब्वियसली रेसिप्रोकल साइड। मोर देन इलास्टिक और लेस देन इलास्टिक। मोर देन इलास्टिक मतलब जितना चेंज आया है प्राइस में उससे ज्यादा चेंज आएगा, ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में। मोर देन इलास्टिक, जितना परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में उससे कम चेंज आएगा। अगर प्राइस में चेंज आया 10% का तो 10% से कम चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। ये सारे टॉपिक हम पिछले लेक्चर में कवर करके बैठे हैं। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी देखा है कि सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आता। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा सेम प्रोपोर्शन में चेंज मिलेगा। आई थिंक यू गॉट इट। अलग अलग प्रोपोर्शन में चेंज मिलता है, कभी परफेक्ट इलास्टिक मिलती है सिचुएशन, कभी परफेक्ट इन इलास्टिक मिलती है, मोर देन, लेस देन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। राइट, तो ये लाइन फिर से पढ़ो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, आगे का टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। चेंज इन प्राइस डज नॉट ऑलवेज लीड टू सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। ठीक है,
अब वो एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ एसी में इफेक्ट डिमांड टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। एसी की प्राइस में चेंज होने से एसी की डिमांड पे बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट आएंगे, यू कैन से मोर देन इलास्टिक सिचुएशन मिलेगी यहाँ पे। वेयर एज लार्ज चेंज इन प्राइस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में बहुत बड़ा चेंज भी आ जाए सॉल्ट की प्राइस में, तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, तो ये लेस देन इलास्टिक मिलने वाला है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गुड्स, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग डिमांड मिलती है। और पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पे था पिछला, इतनी ही बात समझने के लिए। आगे चलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे इलास्टिसिटी पे इंपैक्ट आता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे इलास्टिसिटी पे इंपैक्ट आता है। हम वही फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले नेचर, कमोडिटी का नेचर कैसा है। नेचर से इनका क्या मतलब है, क्या वो कमोडिटी नेसेसिटी है, जरूरत है। अगर कमोडिटी नेसेसिटी है, अगर कमोडिटी यू कैन से आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है ना, दवाइयां, तो उस केस में प्राइसेस में बहुत चेंज भी आएगा। लॉजिक लगा लो पहले, फिर पढ़ के देख लेते हैं। तो अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज भी आएगा तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, इकोनॉमिक्स उसी पे बेस्ड है ना। तो ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, वो अपनी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं उसकी प्राइस बढ़ जाए तो भी नहीं, और कम हो जाए तब भी नहीं। प्राइस कम हो जाएगी तो क्या वो ज्यादा दवाइयां खाने लगेगा, ऐसा नहीं है। जितनी रिक्वायर्ड है उसको उतनी ही खाएगा ना। तो नेसेसिटी का कोई खास अंतर पड़ने नहीं वाला है क्वांटिटी डिमांड पे। जब नेसेसिटी की प्राइसेस चेंज होती है तो उन गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मतलब यहां पे इन इलास्टिक सिचुएशन जैसी सिचुएशन मिलनी चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे एग्जांपल में क्या क्या दे रखे हैं। नेसेसिटी के नाम पे फूड से रिलेटेड आइटम्स है, ग्रेन, वेजिटेबल, मेडिसिन, मेडिसिन वही हो गया। इट्स डिमांड इज जनरली, जनरली ये है ना, जनरली है ना, सेफ साइड कर खेलने के लिए लिखना चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए। जनरली का मतलब क्या होता है, जनरली का मतलब होता है कि हम गारंटी नहीं ले रहे कि हर केस में ऐसा ही होगा, बट जनरली, जनरली का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो जनरली इन इलास्टिक मिलेगी, इसकी डिमांड जनरली इन इलास्टिक मिलेगी, ठीक है। ये कॉमन सेंस से समझ में आ रहा था, क्योंकि ये सारे गुड्स, ये सारी कमोडिटी जो नेसेसरी हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इस वजह से फ्लक्चुएट होगी भी अगर प्राइस, तो भी क्वांटिटी डिमांडेड इन इलास्टिक बिहेव करेगी, मतलब वो रिस्पॉन्स देगी ही नहीं। इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस, तो ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं, लोग उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम करते रहेंगे जितनी पहले कर रहे थे। आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई। आगे चलते हैं। व्हेन कमोडिटी इज कंफर्ट, अगर कमोडिटी नेसेसिटी थी तो हमने पढ़ लिया क्या होगा। अब हम कह रहे हैं अगर कमोडिटी कंफर्ट है तो क्या होगा। कंफर्ट का मतलब है कि ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति आराम महसूस करता है, ठीक है। आराम की जरूरत तब तक ही उसे अच्छी लगती है जब तक उसकी कीमत सही है, और अगर प्राइस इस तरीके से बढ़ रही है तो फिर वो उसका आराम उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली यहां पे जो रिलेशनशिप है वो इलास्टिक ही होने वाला है। इलास्टिक कितना होगा, इक्वल इलास्टिक होगा, मोर देन इलास्टिक होगा, लेस देन इलास्टिक होगा, या परफेक्ट इलास्टिक होगा। इलास्टिसिटी की चार सिचुएशंस है, इन इलास्टिक तो एक ही है, पर इलास्टिसिटी पे हमने चार सिचुएशंस पढ़ी है। यूनिट इलास्टिक, मोर देन, लेस देन, परफेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल में उन्होंने आराम के लिए बोला है फैन, रेफ्रिजरेटर, डिमांड इज जनरली इलास्टिक। उन्होंने ओपन नहीं किया कौन सा वाला इलास्टिक, उन्होंने कहा इलास्टिक। वो बिहेवियर देख के देख लेंगे हम लोगों का कि कौन सा इलास्टिक होगा, यूनिट होगा, मोर देन होगा, लेस देन होगा, वॉट, ठीक है। फिर एक सिचुएशन, एक गुड्स आते हैं जिनको हम कहते हैं लग्जरी। तो तीन कैटेगरी हमने पढ़ ली, ये तीसरी कैटेगरी है हमारी। पहला हो गया कमोडिटी नेसेसिटी थी, दूसरा हो गया कमोडिटी कंफर्ट थी, तीसरा हो रहा है कमोडिटी लग्जरी है। अगर कमोडिटी लग्जरी है, लग्जरी का मतलब होता है कि आप इंजॉय कर रहे हो उसे, ये कंफर्ट नहीं है, ये इंजॉयमेंट है। कंफर्ट का मतलब होता है कि हाँ रिलैक्स, आराम से। इंजॉयमेंट, यहाँ पे इंजॉयमेंट जुड़ा है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें लिखी हैं। यहाँ पे लिखा है एसी, डीवीडी, एटसेट्रा, इंजॉयमेंट से रिलेटेड चीजें या लग्जूरियस लाइफ
से रिलेटेड चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक तो होगी ही होगी, ये तो समझ में आ ही रहा है कि भाई लग्जरी व्यक्ति तभी तक एंजॉय करता है जब तक उसकी प्राइस बढ़ती नहीं है। बढ़ेगी तो उसे इंपैक्ट जरूर आएगा। कंफर्ट भी तभी तक एंजॉय करता है जब तक उसकी प्राइसेस बढ़ती नहीं है, नहीं तो इंपैक्ट जरूर आएगा। पर यहां पे इलास्टिक की जगह पे लिखा है मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू, मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड फॉर कंफर्ट। कंफर्ट से ज्यादा इलास्टिक होगी। कितनी होगी? इन दोनों में उन्होंने पिक्चर क्लियर नहीं किया कि वो यूनिट इलास्टिक होगी, मोर देन होगी, लेस देन होगी, या परफेक्ट होगी। कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो क्लियर नहीं कर रहे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। लग्जरी जो है वो एक ऐसी टर्म है कि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई चीज लग्जरी हो सकती है और किसी चीज के लिए नेसेसिटी भी हो सकती है, कंफर्ट भी हो सकती है। अगर आप बहुत ही एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं या ऐसे लोकेशन पे रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि ह्यूमन लाइफ के लिए वो सर्वाइवल के लिए जगह ही नहीं है, बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो वहां पे एसी या कूलर क्या हो जाएगा? नेसेसिटी हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। लग्जरी के केस में नहीं आएगा वो। लेकिन आप ऐसी जगह रहते हो जहां पे एज सच आप नॉर्मल टेम्परेचर, बाहर जो रियल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, उसमें आराम से और कंफर्ट से रह सकते हो, लेकिन आपको एक जैसा रहना है मॉर्निंग से लेकर रात तक। आपको जो टेम्परेचर बदलता है सुबह दिन में रात में, आपको वो नहीं महसूस करना, तो आप एसी यूज करते हो। दैट इज लग्जरी। ओके, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, लोगों पे भी डिपेंड करता है, लोगों की हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लग्जरी कोई ऐसी चीज नहीं होती कि हम किसी एक एग्जांपल को पकड़ के बोल सकते हैं कि ये लग्जरी है। बस नेचर समझो जरा, उसका कैरेक्टर समझो। व्यक्ति को उस चीज की जरूरत नहीं है, वो कंफर्ट में भी नहीं आता, बल्कि वो उसके इंजॉयमेंट में आता है, तब वो लग्जरी बनेगा। ठीक है, ओके। तो उन्होंने एग्जांपल लिया है कि अगर कोई व्यक्ति, इन्होंने इनकम के बेस पे बोला है कि अगर कोई पर्सन पुअर है तो उसके लिए एसी लग्जरी है, लेकिन एक रिच पर्सन के लिए एसी लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, उसकी बॉडी को उसकी आदत है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, नेसेसिटी भी हो सकता है, वो वही लिखा है। आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्लियरली पढ़ लिया, ठीक है। हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे आज, मैं थोड़ा सा नोट्स के बारे में भी तुम्हें समझाने वाला हूं। तो फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये अपना हेडिंग है। चैप्टर नंबर 4, ये हमारा लेक्चर है नेक्स्ट। ओके, लेक्चर नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, चार्ट जैसा बनाओ। तो पहला हो गया जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा फैक्टर पढ़ा है? नेचर ऑफ कमोडिटीज। इसके अंदर हमने 3 टॉपिक पढ़े। पहला, कौन सा गुड्स? नेसेसिटीज। दूसरा, कंफर्ट। तीसरा, नेसेसिटी हो गया, कंफर्ट हो गया, और एक और था, लग्जरी। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा जनरली इन इलास्टिक, इसके लिए पढ़ा इलास्टिक, राइट। और इसके लिए पढ़ लिया कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक
देन कंफर्ट। ये तीन चीजें हम यहां पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। आगे चलते हैं। ये होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखो, इसको समझो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। ऐसी कमोडिटी जो हम यूज कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए टी ले लो, टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफी। तो अगर आपके गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ऐसे गुड्स हो सकते हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हों, और ऐसे भी गुड्स हो सकते हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर किसी गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और उसकी प्राइस चेंज होती है, तुम्हारी साइकोलॉजी क्या कहती है? क्या आप उस गुड्स का कंजम्पशन कम कर दोगे? ऑप्शन क्या है आपके पास? सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। कमोडिटी का कंजम्पशन कम नहीं होगा। प्राइस चेंज होगी पर कमोडिटी के कंजम्पशन पे असर बहुत कम आएगा या नहीं आएगा। मतलब ये इनइलास्टिसिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, तो किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अगर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, उस केस में क्या होगा? सपोज टी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कॉफी, टी की प्राइस बढ़ गई, लोग शिफ्ट हो सकते हैं कॉफी पे, राइट? तो यहां पे उनके पास ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है तो इलास्टिसिटी बनेगी, और अगर ऑप्शन नहीं है तो इन इलास्टिक बनेगा। तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा कि किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। चलो इसको रीड करके देखते हैं। डिमांड फॉर कमोडिटी विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जिनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, वो ज्यादा इलास्टिक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो इलास्टिसिटी होगी, क्योंकि जैसे ही आप उस गिवन कमोडिटी की प्राइस बढ़ाओगे, एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे ही टी की प्राइस बढ़ाओगे, लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ऑप्शंस हैं। रीजन इज दैट इवन स्मॉल राइज इन द प्राइस विल इंड्यूस द बायर टू गो टू सब्स्टिट्यूट। इसका और एक बेटर एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आप लोग पेन यूज करते हो, ठीक है, कोई आपको पेन है जो पसंद है, 10 रुपए की प्राइस में आता है, उसके जैसे आपको और भी पेन पसंद है, वो भी सब 10 रुपए के आते हैं। ठीक है, पर आपको वो थोड़ा सा उसका शेप पसंद है या वॉट एवर उसका कलर पसंद है, जिन कलर्स में वो अवेलेबल है, कलर पसंद है जिन कलर्स में वो अवेलेबल है, दूसरे भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी ग्रिप भी अच्छी है, वो भी अच्छा राइटिंग करते हैं, उस पेन की प्राइस बढ़ गई, बाकी पेन अपने 10 रुपए पे ही है। आपकी साइकोलॉजी क्या कहेगी? और आपकी छोड़ो, जनरल साइकोलॉजी क्या होगी, आप सोच के बताओ। पर्सनल मत लो, इसको जनरल साइकोलॉजी पे रखो। लोग क्या करेंगे? 10 रुपए में दूसरे पेन अवेलेबल है जो उन लोगों को पसंद है, केवल एक पेन जिसकी वो बात कर रहे हैं हम, वो ही महंगा हुआ है, तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे ना। जैसे ही स्मॉल चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड पैन इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे, तो एकदम धाड़ से नीचे गिरेगी उस पर्टिकुलर पेन की। सो इवन अ स्मॉल चेंज, ये है ना, परफेक्ट इलास्टिक की तरफ जा रहा है। छोटा सा चेंज भी उसकी क्वांटिटी डिमांड को पूरे इकोनॉमिक लेवल पे बहुत जोर से गिरा देगा। सो सीधी सी बात है, अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं तो लोग उस कमोडिटी को बाय करना कम कर देंगे। एग्जांपल लिया इन्होंने पेप्सी। अब पेप्सी है, कोक है, मिरिंडा है, देखो ना बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, सब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और ज़्यादातर लोग इसमें कोई भेदभाव नहीं करते बहुत ज़्यादा। तो एक ही फ्लेवर में दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे ऑरेंज फ्लेवर में बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल। वो स्प्राइट का जो फ्लेवर है उसमें भी अवेलेबल है। तो उसमें क्या होगा, अगर सपोज पेप्सी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, बाकी कंपनीज ने नहीं बढ़ाया, क्या होगा? लोग शिफ्ट कर जाएंगे, और जब लोग शिफ्ट करेंगे, ज्यादातर लोग शिफ्ट कर जाएंगे, तो पूरे इकोनॉमिक लेवल पे तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, छोटे से प्राइस चेंज पे भी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो यही वो एग्जांपल लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ पेप्सी एनकरेज बायर टू बाय कोक एंड वाइस वर्सा। अगर एक राइज होता है पेप्सी में की प्राइस में, तो
ज्यादा पसंद करेंगे लोग फिर। दस अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट मेक डिमांड सेंसिटिव, है ना, लेकिन ये क्लोज सब्सटीट्यूट पे ही ऐसा परफेक्ट जाएगा, है ना। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, जैसे टी कॉफी कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टी पसंद है, कॉफी इक्वली उन्हें उनकी नीड या वांट को सेटिस्फाई नहीं करती, तो वहां पे इलास्टिसिटी का लेवल थोड़ा कम होगा, पर होगी जरूर। और बिल्कुल ही क्लोज सब्सटीट्यूट होंगे, ज्यादा भेदभाव ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था पेन का, कि सब ग्रिप बढ़िया है, फ्लो अच्छे हैं, बस कलर के अंतर है, वह बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट मामला था, वहां प्राइस बढ़ा दिया आपने गिवन कमोडिटी की, तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ वहां पे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो वो हो जाएगा परफेक्ट इलास्टिक। ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज विथ फ्यू और नो सब्सटीट्यूट, अरे यह तो है ही नहीं सब्सटीट्यूट, जैसे वीट का क्या सब्सटीट्यूट है आपको, वही वीट की ही चपाती खाने की आदत है, यू डोंट हैव एनी सब्सटीट्यूट, राइट। सॉल्ट का क्या सब्सटीट्यूट है, ठीक है। तो इनकी जो इलास्टिसिटी होती है ये बहुत कम होती है, ना के बराबर। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पे लिखा है लेस, ओ ये वाला कलर तो बिल्कुल ही छुपा देता है, लेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वहां लिखा था मोर, यहां लिखा था लेस। चलो अपने नोट्स पे चलते हैं और इसको कवर कर लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। देखो ये पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, इसमें हम दो पार्ट बना लेते हैं। इफ मोर substitute are available, more elastic demand. If less or no substitute are available, less elastic demand। तो ये खसक रहा है इन इलास्टिसिटी की तरफ, बिल्कुल ही नहीं होगा सब्स्टिट्यूट, तो वो सॉल्ट का एग्जांपल था, तो परफेक्ट इलास्टिक भी पहुंच सकता है। आगे भी चलते हैं। दो फैक्टर्स हमने कंसिडर कर लिए, है ना, कौन कौन से। पहला है कमोडिटी का नेचर, जिसको हमने तीन पार्ट में तोड़ दिया, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी आइटम्स। दूसरा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं, है ना, साथ साथ याद करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, खुद से ये एक बार कर लोगे तो ये याद होने लगेगा, ठीक है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। इनकम लेवल, फिर ये पूरी बुक हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में केवल चार्ट पढ़ोगे, एक दो रीडिंग चार्ट की करी तो परमानेंट आपके दिमाग में वो चीजें सेव हो जाएंगी। इनकम लेवल, ऑब्वियसली कंज्यूमर की इनकम ये तय करती है कि किस गुड्स पे वो इलास्टिक रहेगा और किस पे इन इलास्टिक। इलास्टिक रहने का मतलब है कि उसकी इनकम का एक हैवी पोर्शन अगर किसी गुड्स पे खर्च हो रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत छोटा स्मॉल पोर्शन कम खर्च हो रहा है। अगर स्मॉल पोर्शन खर्च हो रहा है तो इन इलास्टिक रह सकता है, क्योंकि वो महंगी हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैवी पोर्शन खर्च हो रहा है किसी चीज पे, तो फिर कंज्यूमर को कंसिडर करना पड़ेगा अगर वो महंगी हो गई तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इस लेवल पे हो सकता है, क्या उन्होंने इसी लेवल पे लिखा है, एक और लेवल हो सकता है, मैं एक और तरीका हो सकता है इसको लिखने का, मैं वो भी देख लेता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कमोडिटी जनरली लेस फॉर हायर इनकम ग्रुप, ओके। यहाँ पे तो बहुत ही जनरल लिखा है, उतना कॉम्प्लेक्स लिखा ही नहीं है, और सिंपल लिखा है। उन्होंने लिखा जो लोग अमीर हैं उनके लिए ज्यादातर गुड्स की जो डिमांड है
इन इलास्टिक है, तो प्राइसेस चेंज हो भी जाएंगे तो रिच पर्सन्स को, रिच पीपल को खास फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी क्वांटिटी डिमांड मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक पुअर पर्सन है जिसकी इनकम ही कम है, ज्यादातर गुड्स उसके लिए इलास्टिसिटी के बेस पे होंगे, नेसेसिटी को छोड़ के बाकी सब गुड्स पे तो वो इलास्टिसिटी मेंटेन करेगा। प्राइस जरा भी बदलेंगी तो वो छोड़ देगा उनका कंजम्पशन। मैं जो बात बता रहा था वो इससे एक स्टेप और डिगिन होती है, इसी से रिलेटेड है। अब रिच पर्सन की, रिच का मतलब है कि यार उसकी इनकम है सपोज 1 लाख रुपए और उसके महीने का खर्चा है सपोज 40,000 रुपीज, प्राइसेस बदल भी जाएंगे तो उसके इनकम का बहुत स्मॉल पोर्शन ही वो चीजों पे खर्च कर रहा है ना। लेकिन एक पुअर पर्सन है, उसकी मंथली इनकम ही 30,000 है, वो क्या करेगा? उसके घर में भी सेम फैमिली मेंबर है, वो भी सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है, बट ही कैन नॉट डू सो। प्राइसेस अगर महंगी होंगी कमोडिटी की तो उसे अपने कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा बहुत जल्दी। सो उसी बात को इन्होंने इस तरह से लिखा है कि जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए कोई भी कमोडिटी हो, जनरली, है ना, जनरली सारी कमोडिटी के लिए नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कोई भी कमोडिटी हो, जो डिमांड होगी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, वो लेस होगी। हायर इनकम ग्रुप के लिए सारी कमोडिटीज पे, जनरली सारी कमोडिटीज पे जो इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि वो अपनी क्वांटिटी डिमांड नहीं बदलेंगे जब प्राइस में चेंज आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका कंपैरिजन अगर हम करें लो इनकम ग्रुप के लोगों से, तो वो अपनी उनके लिए इलास्टिसिटी हाई होगी इन कंपैरिजन टू लो इनकम ग्रुप, तो उनके लिए इलास्टिसिटी क्या होगी? हाई होगी। तो केवल दो कंक्लूजन है हायर इनकम ग्रुप के लिए, जनरली सारी कमोडिटीज पे इलास्टिसिटी कम है, लो इनकम ग्रुप के लिए जनरली सारी कमोडिटीज पे इलास्टिसिटी हाई है। सिंपल। क्यों होता है ऐसा, मैंने लॉजिक समझा दिया, वही वाली बात लिखी है। रिच पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइसेस में बदलाव आने से भी, इसलिए वो अपनी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यू रखता है ना। पुअर पर्सन हाईली अफेक्टेड होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस से। जैसे ही डिक्रीज होती है प्राइस, वो कंजम्पशन बढ़ा लेता है, और जैसे इंक्रीज होती है प्राइस, वो कंजम्पशन कम कर लेता है। इस वजह से इलास्टिसिटी ज्यादा होती है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होती है यहाँ पे, राइट। इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लोअर इनकम ग्रुप इज हाईली इलास्टिक। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है इनकम लेवल पे, राइट। लेट्स सी, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें दो तरीके के लोग हैं, एक है हायर इनकम ग्रुप वाले, एक है लो इनकम ग्रुप। जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं वहां पे इलास्टिसिटी लेस रहेगी, ऐसे लिख देता हूं, कंपैरेटिवली। किससे कंपेयर हो रहा है? ऑब्वियसली लो इनकम वालों से। लेस इलास्टिक, और इसको लिखो कंपैरेटिवली हाईली इलास्टिक। और इलास्टिक का मतलब है प्राइस में चेंज आने से कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आएगा, कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो ये इनकम लेवल भी हो गया, तीन पढ़े अभी तक हमने। नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है इलास्टिसिटी। अगर वो कमोडिटी नेसेसिटी है, जनरली इनइलास्टिक होगा। कंफर्ट है, इलास्टिक होगा। लग्जरी है, मोर इलास्टिक होगा।
सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो ज्यादा इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट कम है या नहीं है तो कम इलास्टिक। इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। ज्यादा हायर इनकम ग्रुप होंगे, वो वाले लोग हैं जनरली सारी कमोडिटी के लिए लेस इलास्टिक कंपैरेटिवली। किससे कंपेयर कर रहे हैं? लो इनकम ग्रुप से। और लो इनकम ग्रुप किससे कंपेयर करेगा? हाई इनकम ग्रुप से। तो उनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो हाई होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं। यहां पे हम पहुंच गए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में फोर्थ पॉइंट पे, लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस का क्या मतलब है? अगर बहुत ही महंगी चीजें, है ना, लेवल ऑफ प्राइस का मतलब है महंगे होने से, या जिसको आप कहते हो कॉस्टली आइटम, ठीक है, या कोई बहुत सस्ती चीज है, जैसे सॉल्ट कॉस्टली है, ठीक है, जैसे ज्वेलरी, ऐसा एग्जांपल ले लो। इससे भी प्राइस इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है। डिमांड किसकी? कॉस्टली गुड्स की हाईली इलास्टिक होती है। भाई जो चीज कॉस्टली लग रही है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर उसकी प्राइस रेंज में है तो लोग खरीद रहे हैं, वो महंगा होगा तो लोग उसका कंजम्पशन या उसका परचेज कम कर देंगे, है ना। ज्वेलरी को एग्जांपल ले लो। और लेवल ऑफ प्राइस क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। हाउएवर डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स, जो बहुत ही सस्ते गुड्स आते हैं, नीडल, मैच बॉक्स, ये डबल महंगे भी हो जाते हैं ना। सॉल्ट आज सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 30 रुपीज के जी है, वो 60 रुपीज के जी हो जाएगा तो भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग खरीदेंगे उसी रेट पे, ठीक है। उतनी ही क्वांटिटी, उतना ही कंजम्पशन करते रहेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो लेवल ऑफ प्राइस, कॉस्टली और लेस कॉस्टली या इनएक्सपेंसिव, ये दो वर्ड यूज किए हैं अपने नोट्स में। केवल ये दो वर्ड्स यूज करो। मैं एग्जाम में लिखने का और वहां तक ध्यान रखने का तरीका सिखा रहा हूं ना, उस पर ध्यान देना। लेवल ऑफ प्राइस, एक है कॉस्टली गुड्स और एक हो गया तुम्हारा इनएक्सपेंसिव, है ना। गुड्स की जगह कमोडिटी भी यूज कर सकते हो, तो खुद ही दोनों तरफ यूज कर लिया करो। जो जब ऐसे सिनोनिम्स यूज कर सकते हो तो अलग अलग यूज कर लिए। कॉस्टली गुड्स के लिए ये प्राइस सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ये टर्म लिखनी पड़ेगी। ये इनसेंसिटिव होते हैं, प्राइस को लेके। प्राइस सेंसिटिव होते हैं तो मोर इलास्टिक, कंपैरेटिव वर्ड यूज कर सकते हो, लेस इलास्टिक। हो गया, लेवल ऑफ प्राइस पे भी हो गया। चलो एक और बार पढ़े। नेचर ऑफ कमोडिटी, तीन तरह की कमोडिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबल है या नहीं है। इनकम लेवल, रिच क्लास में आता है कंज्यूमर या पुअर क्लास में आता है। लेवल ऑफ प्राइस, कॉस्टली गुड्स हैं या इनएक्सपेंसिव गुड्स हैं। आगे चलते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकता है? पोस्टपोन कर सकता है मतलब डिले कर सकता है। कुछ गुड्स पे ये अवेलेबल होता है, कुछ पे नहीं होता। जैसे फूड आइटम्स पे कंजम्पशन कभी भी पोस्टपोन नहीं हो सकता, लेकिन टेलीविजन वो पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। जनरली वो जो लग्जूरियस आइटम और वो वाले आइटम होते हैं, कंफर्ट को भी किसी लेवल तक वो पोस्टपोन कर सकता है, नेसेसिटीज को वो कभी पोस्टपोन नहीं कर सकता। तो कमोडिटी लाइक बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड पोस्टपोन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फूड में ही देख लो, तो जंक फूड पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन क्या पोस्टपोन नहीं हो सकता?
चपाती, सब्जी, फ्रूट, ये पोस्टपोन नहीं हो सकते, राइट। तो जिसकी डिमांड अर्जेंट नहीं होती, पोस्टपोनमेंट को किससे रिलेट रिलेट किया है, जिसकी डिमांड अर्जेंट नहीं होती, नॉट अर्जेंट, वो इलास्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस बढ़ाओगे तो लोग पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि उनकी डिमांड अर्जेंट नहीं है, थोड़े दिन बिस्किट नहीं खाएंगे, पर चपाती तो रोज खानी पड़ेगी। कमोडिटीज हैव अर्जेंट डिमांड, लाइफ सेविंग ड्रग्स या आपका नॉर्मल फूड आइटम, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, उसमें प्राइस बदल भी जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन को डिमांड इज अर्जेंट एंड डिमांड इज नॉट अर्जेंट, इस बेसिस पे क्लासिफाई करके लिख सकते हैं। देखो, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, यहां पे आप दो भागों में इसको बांट लो। एक है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अगर अर्जेंट है ना, ये किसकी अर्जेंसी हो रही है, डिमांड, ठीक है, डिमांड। अगर अर्जेंट है तो लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक भी बोल सकते हो, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स का एग्जांपल है तो इन इलास्टिक बोल दो, ठीक है। अर्जेंट का मतलब ही होता है कि वो नहीं करेगा, तो इन इलास्टिक ही बोल दो। और यहां पे ये है इलास्टिक, ठीक है। डिमांड अगर नॉट अर्जेंट है तो इलास्टिक बन जाएगा, क्योंकि हम रिस्पॉन्स करेंगे, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड को कम कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो देखो कितने पॉइंट हो गए, नेचर ऑफ कमोडिटी एक, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट दो, इनकम लेवल तीन, लेवल ऑफ प्राइस चार, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन पांच। पांच पॉइंट सफिशियंट है वैसे तो, 4 या 5 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, और एक दो पॉइंट एडिशनल लिख के आ जाओ, उतना काफी होगा। बट मैं यहां पे अभी सारे ही पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, टोटल बुक में 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ यूजेस, आप कितना यूज करते हो, या मल्टीपल यूजेस जैसा बोल सकते हो इसे, कि जैसे मिल्क है, उसके मल्टीपल यूजेस हैं, राइट। ऐसे ही और भी गुड्स हैं जिनके मल्टीपल यूजेस हैं, उस ग्राउंड पे डिमांड पे क्या असर आएगा। इफ द कमोडिटी कंसिडरेशन हैज सेवरल यूजेस मतलब मल्टीपल यूजेस, द डिमांड विल बी इलास्टिक। क्यों? अगर जब सेवरल यूजेस होते हैं तो सेवरल यूजेस में कुछ यूजेस नेसेसिटी के होते हैं, कुछ यूजेस कंफर्ट के होते हैं। कंफर्ट वाले यूजेस को कम कर दिया जाता है, नेसेसिटी वालों को बचाया जाता है। जब प्राइस बढ़ती है, जनरली पुट ओनली टू मोर अर्जेंट, अभी अभी अर्जेंसी पे भी पढ़ के आया तो उसी पे लिख दिया उन्होंने, मोर अर्जेंट यूजेस के लिए ही उन्हें यूज किया जाएगा, और जो लेस अर्जेंट यूजेस होते हैं या जो नॉट सो अर्जेंट यूजेस होते हैं उन चीजों के, उसे कम कर दिया जाता है। दूध, एक सपोज करो, ये ना कॉम्बिनेशन में चलती चीज, एक पुअर फैमिली है, ठीक है, मिल्क को यूज करते हैं, वो उसी मिल्क से वो पनीर भी बनाते हैं, अपने लिए घी भी बनाते हैं, और बच्चों के लिए ड्रिंकिंग के लिए भी और टी कॉफी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जब वो
प्राइस बढ़ जाएगी और एक अच्छे लेवल से बढ़ेगी तो क्या होगा, वो पुअर फैमिली क्या करेगी, वो घी बनाना और पनीर बनाना बंद कर देगी उस दूध से, बट वो जो नेसेसिटी वाला कंजम्पशन है, जो अर्जेंट कंजम्पशन है, वो कंटिन्यू रखेगी। तो जैसे ही प्राइस में बदलाव आएगा, जितनी क्वांटिटी में वो दूध लेके आते थे डेली, अगर वो 3 लीटर या 4 लीटर दूध ले रहे थे तो वो 2 लीटर पे आ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही वो अपना कंजम्पशन कम करेंगे। अगर तो प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड क्या होगी, गिर जाएगी। इससे क्या समझ में आता है, इलास्टिसिटी है, ज्यादा इलास्टिक है, जिनके यूज मल्टीपल हैं वो गुड्स ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी को लोग लग्जरी में भी यूज करते हैं, वो जो मैं एग्जांपल बता रहा था वो यहां से कनेक्ट हो जाएगा। लोग एसी भी चला रहे हैं, गीजर भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, ठीक है, एकदम जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ गया, तो लोग ध्यान देने लगेंगे। अब चलो दिन भर एसी चल रहा था, नहीं 2 घंटे ही चलाएंगे। तो ये जो बिहेवियर है वो इसलिए है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद तो नहीं कर सकते हम, कंज्यूम करनी तो पड़ेगी, लेकिन उसका कंजम्पशन दिन भर की एसी चलने से 2 घंटे पे आ गया, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। सो फॉल इन प्राइस, अगर सस्ता हो जाए तो वे 2 घंटे ही चलाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, टैरिफ कम हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो लोग सोचते हैं यार ठीक है 3 घंटे 4 घंटे भी कर लो इसको, मतलब वो अपना कंजम्पशन एकदम से बढ़ाना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ यूजर्स पे डिपेंड करता है, अगर किसी कमोडिटी के मल्टीपल यूजर्स हैं तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, जिस कमोडिटी के यूजर्स मल्टीपल नहीं है, सिर्फ कुछ ही यूज के लिए है वो, उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। ओके, तो अगला पॉइंट बना लेते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। अगर मल्टीपल है या फ्यू अल्टरनेटिव यूजर्स हैं, मल्टीपल है तो मोर इलास्टिक, जैसे मोर इलास्टिक लिखा है तो कंपैरेटिवली लिखा है, कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक, ऐसा। 6 पॉइंट हो गए, आगे चलते हैं। शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये मैं ऑलरेडी इनकम वाले पार्ट में थोड़ा समझा चुका हूं तुम्हें, ठीक है, इसे अलग से पॉइंट बनाया है इन्होंने। आप जो भी टोटल एक्सपेंडिचर करते हो उसमें किसी कमोडिटी का शेयर कितना है, एग्जाम्पल के लिए आपके महीने का खर्चा है 50,000, ठीक है, 50,000 में से 25,000 आप बच्चों की फीस, उनकी पढ़ाई, उनके उनके डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हो, ठीक है। 10,000 रुपए, तो 25,000 रुपए मतलब 50% शेयर हो गया, ठीक है। अब 10,000 रुपए सपोज फूड आइटम्स पे खर्च कर रहे हो, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मतलब 20% खर्चा होगा। तो ऐसे 50%, 20%, ऐसे कितना पोर्शन है आपके टोटल एक्सपेंडिचर में किसी एक कमोडिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर करने का, वो बात हो रही है, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर इनकम जो है वो मतलब वो कंज्यूमर इनकम स्पेंट होती है, ये कंज्यूमर स्पेंट इनकम स्पेंट, ये पूरी लाइन का मतलब है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे। ये इस बात से भी इंफ्लुएंस होती है इलास्टिसिटी, कि जितना ज्यादा प्रपोर्शन खर्च हो रहा होगा वो उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी। तो अगर सपोज आप किसी कमोडिटी पे अपने एक्सपेंडिचर का 40% खर्च कर रहे हो
और बाकी सबके लिए 60%, उसमें बहुत कोई भी 40 से ज्यादा नहीं है। जितना बड़ा पोर्शन खर्च हो रहा है उस कमोडिटी की डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी। सिंपल है। इसका एग्जांपल वो घिसा पिटा दिया उसने। एक एग्जांपल के लिए, मैच बॉक्स पे आप कितना पोर्शन एक्सपेंडिचर करते हो अपने टोटल एक्सपेंडिचर का? कुछ भी नहीं। तो उसकी डिमांड नहीं इलास्टिक होगी, उसमें प्राइस चेंज हो भी जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर किसी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर कोई लाइट के बिल उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, सपोज अपनी इनकम का 20% वो खर्च करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। इलेक्ट्रिसिटी की बिल जरा भी टैरिफ ऊपर हुआ तो वो सबको समझाना शुरू करेगा, भैया इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लो डाउन करो। खुद भी करेगा, घर पे भी समझाएगा। रीजन, हम बहुत बड़ा पोर्शन खर्च करते हैं और इसका टैरिफ अभी अभी बढ़ा है। सो इस तरह का बिहेवियर मिलेगा। तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, एक बार देखते हैं। यहां पे हम नोट्स में कर लेते हैं इसको कवर। देखो, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, दो पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं। पहला पार्ट है हाई शेयर या लो शेयर। अगर हाई शेयर है तो मोर इलास्टिक, और लो शेयर है तो लेस इलास्टिक। अब ये दिमाग में खुद से ट्रेस हो जाता है, ये माइंड में खुद से मैपिंग हो जाती है। तो यहीं से बस इसको एक दो बार पढ़ोगे, ये टॉपिक खत्म है, ये 2 पेजेस खत्म है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है कोई सा पॉइंट ट्रेस, तो जाओ, तब बुक खोलो, तब उसको एक बार रीड कर लो, तो तुम्हें एग्जाम्पल और उस चीजों से समझ में आएगा। हर बार वो पूरा याद 2 पेजेस खोलने की जरूरत नहीं है। ये इसकी रीडिंग मुश्किल से 3-4 मिनट में हो जाएगी, 2 पेजेस की। वो 2 पेज पढ़ने बैठोगे तो वाकई में 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे। तो नोट्स इस तरह से अगर शॉर्ट नहीं कर रहे हैं टॉपिक को, तो किसी काम के नहीं है। एज इट इज लिखने का कोई मतलब नहीं वहां से, ठीक है। वहां के इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखो, सेंटेंस खुद से बनाओ, ठीक है। यही मेहनत अभी करोगे तो एग्जाम टाइम पे परेशान नहीं होगे। बड़ा सिलेबस जब आएगा तो उसे कैसे टेकल करने वाले हो, उसकी प्लानिंग पहले होती है। तो जब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तब इस पे ये मेहनत कर लो कि तुम इस नोट्स पे कंफर्टेबल हो जाओ, या अपने नोट्स बना लो और उस पे कंफर्टेबल हो जाओ। मैं तो केवल तरीका बता रहा हूं, पर नोट्स का मतलब यही होता है कि 20 मिनट का काम 4 मिनट पे ले आओ, 3 मिनट पे ले आओ। ये रेशो बनाना पड़ेगा, तब काम होगा। तो वो मेहनत अभी करनी है। एग्जाम टाइम पे फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी मिलेंगे वो सफिशियंट लगेंगे तुम्हें कि मैं तुमने सब पढ़ लिया। तो इसका सेंटेंस बनाना तुम्हारे दिमाग का काम है। वो कैसे बनेगा, जब अभी रीडिंग करोगे, नोट्स देखो सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, नहीं तो अपनी बुक पे जाओ, उसकी रीडिंग करो और सेंटेंस बना लो इस नोट का, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड, ये क्या कहता है? ये हाईलाइटर तो बहुत ही डार्क है। टाइम पीरियड का लेना देना है कि वो ये कहते हैं, अगर सपोज एक दिन छोटा है, एक वीक उससे बड़ा है, एक मंथ, एक ईयर, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी डायरेक्टली वेरी करती है टाइम के साथ। कैसे करती है सर, टाइम के साथ वेरी कैसे हो रही है? एक एग्जांपल के लिए समझो। शॉर्ट पीरियड में मैं सपोज कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं एग्जांपल के लिए, एसी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी हैबिट हो चुकी है, मैं सपोज 12 घंटे एसी में रहता हूं या 18 घंटे एसी में रहता हूं। अब कोई कहे कि आज से एसी का कंजम्पशन कर दो बंद, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आ जाओ, इमीडिएटली मैं उसकी डिमांड नहीं घटा सकता, मुझे उसे स्लोली कम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे उसे स्लोली कम करना पड़ेगा। एकदम से करूंगा तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बीमार हो जाएगी। आई होप मेरी बात समझ में आई। हम किसी भी चीज को जोर से एकदम नहीं घटा सकते। उसी ग्राउंड पे ये कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। डिमांड इज जनरली इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड।
2 दिन के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम नहीं कर सकता मैं एसी का, पर हाँ 1 हफ्ते में काफी कम कर सकता हूं, 1 महीने में शायद नेग्लिजिबल कर दूं, और 1 साल में तो खैर मैं शायद एसी की आदत छोड़ भी सकता हूं। तो उसके लिए टाइम पीरियड चाहिए पड़ता है। तो शॉर्ट स्पैन में हमारी जो भी कमोडिटी की डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, प्राइस चेंज हो भी जाएगी तो एकदम से आदतें नहीं बदलने वाली, और ना ही हम हैबिट को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक लॉन्गर पीरियड में डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है टाइम पीरियड। इसमें 2 पार्ट बन रहे हैं, एक है शॉर्ट पीरियड और यहां पे है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हैबिट्स को, है ना, सपोज सपोज यहां पे लिख लो अपने लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, चेंज इन हैबिट ऑफ कंजम्पशन। शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक और लॉन्गर पीरियड में इलास्टिक, मोर इलास्टिक यू कैन से। राइट। लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा सा लेक्चर बढ़ गया, बट एक साथ ही कवर करना था, कोई और तरीका नहीं था। हैबिट्स, अब देखो वो टाइम पीरियड भी अपन ने थोड़ा हैबिट पे ही समझा है, ये भी वही है, हैबिचुअल नेसेसिटीज हैं अगर कोई चीज़, तो उनकी इलास्टिसिटी बहुत ही कम होगी। होता है ना, लोगों को कमोडिटी की हैबिट हो जाती है, कुछ लोगों को अल्कोहल की हैबिट हो जाती है। ठीक है। तो वो कमोडिटी का जो है कंजम्पशन एकदम से कम नहीं कर सकते। तो हैबिचुअल है अगर आप किसी चीज़ के, एक ये तो ये एक एग्जांपल है। चॉकलेट भी कुछ लोगों को हैबिट हो जाती है चॉकलेट खाने की, है ना, या टी की हैबिट है। मतलब जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, प्राइस बढ़ भी जाए तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम नहीं करते, तो इन इलास्टिक पाई जाती है। और जिन चीज़ों के आप हैबिचुअल नहीं होते उनको छोड़ने में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती। राइट। हैबिचुअल तो किसी भी चीज़ का इसलिए नहीं होना चाहिए। आगे चलो। हैबिट्स, हैबिचुअल कंजम्पशन, हैबिचुअल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। सीधे लिख देता हूं, नॉन हैबिचुअल कमोडिटीज। इनकी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, मोर इलास्टिक, क्योंकि इनका कंजम्पशन कम करने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट आई कांट हेल्प इट। बस 2 मिनट ध्यान से समझो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारा टॉपिक था। इलास्टिसिटी किन फैक्टर से इंपैक्ट में आती है? नेचर ऑफ कमोडिटीज से इंपैक्ट में आती है। सबसे पहले 3 तरह की कमोडिटी होती है, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे या कम सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे, इससे भी फर्क पड़ता है। इनकम लेवल, आप हायर इनकम ग्रुप में आते हो या लोअर इनकम ग्रुप में आते हो। हायर इनकम ग्रुप में आते हो जनरली सारी कमोडिटी के लिए अलग बिहेवियर है, और लोअर इनकम ग्रुप में अलग बिहेवियर है। हायर इनकम ग्रुप में कौन सा बिहेवियर है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। सारी कमोडिटी के लिए इन इलास्टिक, फर्क ही नहीं पड़ता। बस इतना समझो, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता आपको, साइकोलॉजी कैसी चलेगी।
जनरली ज्यादातर लोग पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन अगर कर सकते हो जिन गुड्स का, उनके लिए इलास्टिक, जिनके लिए नहीं कर सकते इन इलास्टिक। बहुत तेज आ जाएगा दिमाग में, एक दो रीडिंग करो बस। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट ये हो गया। लेवल ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ प्राइस अगर कॉस्टली है या लेस एक्सपेंसिव है। कॉस्टली है तो इलास्टिक, लेस एक्सपेंसिव है तो इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस मल्टीपल है, मोर इलास्टिक। शेयर इन द टोटल एक्सपेंस ज्यादा है, ज्यादा इलास्टिक। टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक, लॉन्गर पीरियड में इलास्टिक। हैबिट, हैबिचुअल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, लोग बदलते नहीं हैबिट्स को, नहीं बदलते तो इन इलास्टिक। और जिनकी हैबिट्स नहीं है ऐसे टाइप के कमोडिटीज को अगर प्राइस बढ़ रहा है तो छोड़ देते हैं, दैट इज इलास्टिक। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आ गई है। और देखा तुमने 2-3 मिनट में, बस ऐसे दो तीन मिनट को 2-3 बार पढ़ा है इसको तो ये सेट हो जाएगा। और इस लेवल पे ही इसको छोड़ना है यहाँ पे, ताकि एग्जाम टाइम पे हमें कोई प्रेशर ही ना हो। राइट, दैट्स इट। बाकी अगले लेक्चर में। गुड बाय।